दास्तान इश्क की भाग 28। अब तक आपने पढ़ा, कुलदेवी के मंदिर जाते वक्त आदित्य पर हमला हो जाता है। उसमें सबको काफी चोट आ जाती है। अब आगे नर्स सबको बैंडेज करके रूम में जाने के लिए और आराम करने के लिए बोलती है और सबको अलग अलग रूम दे देती है। आदित्य राधिका के रूम में जाता है। राधिका नींद में थी। आदित्य उसके पास बैठ गया। उसने राधिका के माथे पर जहाँ बैंडेज की हुई थी उस पर हाथ फेरा, माथे पर आ रहे उसके बालों को ठीक किया और उसके माथे पर चूमा। आदित्य की आंखें नम हो गई। राधिका ने अपनी अधखुली आंखों से उसे देखा। वो हल्के से मुस्कुराई और अपना हाथ आदित्य की तरफ बढ़ाया। आदित्य ने उसके हाथ को थाम लिया और पूछा, आप ठीक हैं? राधिका ने अपनी आंखों को झपकाकर हाँ कहा। आदित्य कुछ नहीं बोला। वो बस राधिका को देखे जा रहा था। राधिका भी उसकी तरफ देख रही थी। आदित्य ने राधिका से कहा, आप आराम करिए, मैं यही हूँ। राधिका ने अपनी आंखों को बंद किया और सो गई। आदित्य बाहर आ गया जहाँ वीर प्रताप जी और बाकी सब बैठे थे। देवेंद्र जी ने उसे आते हुए देखा तो खड़े हो गए। उन्होंने आदित्य से पूछा, क्या हुआ, आप यहाँ? लाडो ठीक है ना? हाँ ताऊ जी, वो ठीक है और सो रही हैं। आदित्य वहीं सबके साथ बैठ गया। रूपाली सबको देखकर बहुत दुखी हो रही थी। वीर प्रताप जी उसे समझाते हैं। रूपाली कहती है, किसी को नहीं पता था कि हम कहाँ जा रहे हैं, फिर ये सब हुआ कैसे? देवेंद्र जी और शीतल ने भी यही सवाल किया। वीर प्रताप जी ने कहा, अगर किसी को नहीं पता था तो सिर्फ ये बात ओम ठाकुर को पता होगी। सारे रीति रिवाजों के बारे में सिर्फ उसको पता है। उसको पता है कि शादी के बाद कुल देवी के मंदिर जाते हैं। ये सब उसी ने किया है। तो हम पुलिस को बता देते हैं, देवेंद्र जी ने कहा। कोई फायदा नहीं ताऊ जी, वो छूट जाएगा, आदित्य ने कहा। सब चुप बैठ गए। राघव कावेरी के साथ था। वो उठकर जाने लगा तो कावेरी ने उसका हाथ पकड़ा। राघव ने पलटकर उसकी तरफ देखा। वो कावेरी के पास बैठ गया। उसने कावेरी से कहा, कुछ कहना है आपको? कावेरी ने कहा, ये सब राधिका के साथ ही क्यों हो रहा है? जब से उसकी शादी हुई है कुछ न कुछ हो ही रहा है। चैन से वो अपनी जिंदगी बिता ही नहीं पा रही है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। राघव ने उसके बहते आंसुओं को पोंछा और उसे गले से लगा लिया। कावेरी थोड़ा शांत हुई तो राघव ने कहा, भाभी के साथ सब हो रहा है, इसका कारण शायद वो सब है जो आदित्य के दुश्मन है, जो नहीं चाहते कि आदि खुश रहे। इसीलिए वो आदि के साथ साथ भाभी को भी परेशान कर रहे हैं। लेकिन कुछ नहीं होगा किसी का, हम सब साथ हैं, आप परेशान मत हो। राघव ने कावेरी के चेहरे को ऊपर उठाया और उसके गालों को चूम लिया। कावेरी की पलकें झुक गईं। राघव ने उसे फिर से गले से लगा लिया। दूसरे कमरे में लाजो और भुवन थे। भुवन को काफी चोट आई थी। भुवन ने लाजो का हाथ अपने हाथ में ले रखा था। भुवन ने लाजो से पूछा, आप डर तो नहीं गई थी? लाजो ने सांस भरी और बोली, थोड़ा सा, लेकिन मुझे डर इस बात का था कि ठकुराइन को कुछ न हो जाए। पता नहीं क्यों सब उनके पीछे पड़े हैं। भुवन ने कहा, जब इंसान कामयाब होता है तब उसके दुश्मनों की संख्या उसके दोस्तों से ज्यादा होती है, और कुंवर के साथ कुछ ऐसा ही है। सब कुंवर को मारने के पीछे पड़े हैं और इसीलिए ठकुराइन को भी इन सब का सामना करना पड़ रहा है। लाजो ने भुवन की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन हम उन्हें कभी कुछ नहीं होने देंगे, ढाल बनकर खड़े रहेंगे। भुवन हंसा और बोला, हाँ मेरी झांसी की रानी, ये वादा है मेरा आपसे कि हम कुंवर को और ठकुराइन को कुछ नहीं होने देंगे। भुवन लाजो के थोड़ा करीब आया और उसके माथे को चूम लिया। लाजो शर्मा कर जाने लगी तो भुवन ने उसका हाथ पकड़ा और मुस्कुराकर उसकी तरफ देखने लगा। छोड़िए, अभी कोई आ जाएगा, लाजो ने कहा। भुवन ने उसे अपनी तरफ खींचा और गले से लगा लिया। लाजो ने भी भुवन को अपने दोनों हाथों से थाम लिया। राघव कमरे से बाहर आया और सबके साथ जाकर बैठ गया। आदित्य ने राघव से पूछा, कावेरी ठीक है? हाँ, राघव ने कहा। अगर वो जाग रही है तो क्या हम तुम्हारे रूम में चलकर बात कर सकते हैं? आदित्य ने पूछा। हाँ चलो, वो जाग रही है, राघव ने कहा। सब राघव के रूम में आ गए। भुवन और लाजो भी आ गए थे। सब बैठ गए। क्या बात करनी है आदि, बताओ, आदित्य ने कहा। हम कल यहाँ से चले जाएंगे। राघव, तुम और कावेरी कुलदेवी के दर्शन करने जाओ। यहाँ से आधा घंटा लगेगा जाने में। लेकिन आदि, राघव ने बीच में कहा, पहले पूरी बात सुनो तुम, आदित्य ने कहा। इतनी दूर आ गए हैं तो दर्शन करके ही जाएंगे, और वो कुलदेवी है तो
तो और भी जरूरी है कि हम उनके दर्शन कर लें। आदित्य, तुम सही कह रहे हो, वी प्रताप जी ने कहा। लेकिन रास्ते में भी तो कुछ हो सकता है, रूपाली ने कहा। हाँ, आप सही कह रही हैं, इस बार शीतल ने कहा। नहीं, इतनी जल्दी कोई कुछ नहीं करेगा। उनके आदमियों को पुलिस ने पकड़ा है, कम से कम कल तक तो कुछ नहीं करेंगे वो। तुम्हें पूरी सुरक्षा के साथ भेजेंगे और तुम्हें सुबह जल्दी निकलना होगा। हम सब 10 बजे तक निकल जाएंगे यहाँ से। मैं डॉक्टर से बात कर लेता हूँ। भुवन, तुम गार्ड्स को बुलाओ और इस बार गन लेकर कोई भी आए मार देना उसे, आदित्य ने कहा। जी कुंवर, भुवन ने कहा। अभी आप सब आराम करें। हॉस्पिटल की सुरक्षा का पूरा इंतजाम करो भुवन, कोई परिंदा भी अंदर न आ सके, आदित्य ने कहा और बाहर चला गया। आदित्य राधिका के रूम की तरफ ही जा रहा था कि उसका फोन बजा। केशव का फोन था। आदित्य ने इधर उधर देखा और फोन उठा लिया। आदित्य ने कहा। कुंवर, माफ कर दीजिए, ऐसा कुछ हो जाएगा, हमें इस बात की खबर नहीं हुई कब उन लोगों ने ये सब कर दिया। आगे से ये गलती ना हो, ध्यान रखना, आदित्य ने कहा। जी। ठकुराइन कैसी है? उनको बहुत लगी है? ठीक है वो, हम कल 10 बजे तक यहाँ से निकल जाएंगे, बाकी तुम्हें पता है। जी कुंवर। आदित्य ने फोन कट किया और रूम में आ गया। राधिका अभी भी सो रही थी। जो नर्स उसके पास बैठी थी, आदित्य को आया हुआ देखकर बाहर चली गई। आदित्य राधिका के पास में रखे हुए बेड पर लेट गया। किसी की आंखों में नींद नहीं थी, सब चिंतित थे। अगली सुबह पूरी सुरक्षा के साथ राघव और कावेरी को भुवन कुलदेवी के मंदिर ले गया और वो लोग समय से वापस भी आ गए। हॉस्पिटल में सब वापस जाने के लिए रेडी थे। सब गाड़ियों में बैठे और वापस घर के लिए निकल गए। सब घर पहुंच गए। आदित्य ने वीर प्रताप जी से दूसरे दिन वापस जाने की बात कर ली थी और वो तैयार भी हो गए थे। परेशानी सबके चेहरे पर थी। अब आगे कुछ ना हो, बस सब यही प्रार्थना कर रहे थे। राघव अपने रूम में बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। कावेरी आई तो उसने देखा राघव कुछ परेशान सा लग रहा है। उसने राघव से पूछा, क्या हुआ, आप परेशान लग रहे हैं? परेशान भी हूँ और हैरान भी। इतना कुछ हो गया है और आदि कुछ कर नहीं रहा। ना ही उसने उन लोगों के खिलाफ कोई कंप्लेंट की, ना ही उसने पुलिस से बात की। समझ नहीं आ रहा कि वो इतना शांत कैसे है, राघव ने कहा। हाँ, सोच तो मैं भी यही रही हूँ कि कुंवर इतने शांत कैसे हैं, कुछ कर क्यों नहीं रहे। सब यही सोच रहे थे कि आदित्य कुछ कर क्यों नहीं रहा, लेकिन किसी की उससे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं थी। अगले दिन आदित्य और बाकी सब वीर प्रताप जी से विदा लेकर घर आ गए। आदित्य फिलहाल कहीं जा नहीं रहा था। वापस से सब नॉर्मल होने लगा। सब अपने कामों में लग गए। राधिका की पूरी देखभाल लाजो खुद करती थी। धीरे धीरे सबके घाव भर गए। अब राधिका काफी ठीक थी। कावेरी राधिका से रोज बात करती, कभी राघव के साथ उससे मिलने आ भी जाती थी। 15 दिन बीत गए। आज आदित्य को जरूरी काम से राघव के साथ जाना था। उसने कावेरी को भी आने के लिए बोल दिया था। कावेरी भी आना चाहती थी, उसे कुछ राधिका से डिस्कस करना था। राघव के साथ आदित्य चला गया था। कावेरी राधिका के पास बैठी कुछ बात कर रही थी। तभी लाजो राधिका के लिए जूस लेकर आ गई। उसने कावेरी को देखा तो जम्हाई लेते हुए बोली, अरे दीदी, आप कब आई, पता ही नहीं चला। हम तो कब से आए हैं, तुमको ही फुर्सत नहीं है, कावेरी ने कहा। नहीं दीदी, आज आंख नहीं खुली, रात को सोई नहीं ठीक से। आए हाय, रात को सोई नहीं, भुवन जी ने परेशान किया क्या? कावेरी ने हंसते हुए कहा। अरे दीदी, शर्म करो, क्या कुछ भी बोलती रहती हो आप, ऐसा कुछ नहीं है। क्या कह रही हो कावेरी, तुम भी? भुवन जी तो बहुत सीधे हैं, राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा। सीधे? ये मत बोलो ठकुराइन आप। पहले मुझे भी लगता था बहुत सीधे हैं, लेकिन अब साथ में हूँ तो पता चल रहा है। हाँ, रात भर सोने नहीं देते, क्यों? कावेरी ने हंसते हुए कहा। लाजो शर्मा कर हंसती और बोली, ये भी कुछ कम नहीं है, बता दो ठकुराइन को। क्या बताना है? राधिका ने पूछा। लाजो, कावेरी ने कहा। अब अपनी बात आई तो लाजो, पता है ठकुराइन, जब हम लोग इनकी शादी के लिए राघव बाबू के घर गए, जब तक शादी नहीं हो गई, रोज रात को ये दोनों बाइक पर निकल जाते थे। बस मुझे और भुवन जी को पता था। क्या? राधिका ने कावेरी की तरफ देखकर पूछा। कावेरी ने सिर नीचे कर लिया और बोली, मैं तो मना करती थी, लेकिन राघव जी को मेरे साथ शादी से पहले बाइक पर घूमना था, कस्में दे दी थी उन्होंने, फिर मैं क्या करती? वो तो हमने देख लिया इनको, वरना पता भी नहीं चलता, लाजो ने कहा।
और बता भी दिया। कावेरी ने कहा, वैसे राधिका, तुम्हारे भी तो रोमांटिक पल होंगे, बताओ ना। कावेरी ने पूछा। कावेरी के पूछने पर राधिका को आदित्य का पहली बार उसके करीब आना याद आ गया। उसने कहा, छोड़ो, हमारी तो शादी ही झगड़े से शुरू हुई और फिर प्यार में बदल गई। दरवाजे पर खड़े हुए आदित्य ने कहा। राघव और भुवन भी उसके साथ खड़े थे। आप लोग कब आए? राधिका ने पूछा। बस अभी, जब आप हमारी शादी की बात कर रही थी। किसी की बात छुपकर सुनना गलत बात होती है, राधिका ने कहा। किसी की कहाँ, हम तो अपनी पत्नी की बात सुन रहे थे, आदित्य ने जवाब दिया। राघव ने कहा, हाँ सही तो कह रहा है आदि, तो क्या बात कर रहे थे आप सब? आपकी बुराई कर रहे थे और आप सब कितने खराब हैं ये बता रहे थे एक दूसरे को, लाजू ने कहा। भुवन होंगे खराब, हम तो नहीं हैं, राघव ने कहा। वो क्यों खराब होंगे, वो तो आपकी संगत में रहते हैं इसीलिए। ओहो, बंद करो ये लड़ना, जब देखो तब लड़ते रहते हो। लाजो, खाना लगवाओ, सब साथ में ही खा लेंगे, राधिका ने कहा। लाजो मुंह बनाकर बाहर चली गई। सबने साथ में बैठकर खाना खाया। राघव और कावेरी खाना खाकर वापस चले गए। आशा करती हूँ दोस्तों, कहानी का ये भाग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी मिलती हूँ दोस्तों इस कहानी के अगले और अंतिम भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।